नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। महिला सुरक्षा, दावे और हकीकत। जी हां, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज वो समय है जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार भी चिंतित है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े एनसीआरबी के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता में डालने के लिए काफी हैं। आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय जरूर है। हमारे आदि ग्रंथों में भी नारी के महत्व को मानते हुए यहां तक कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन विडंबना यह है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता आज के समय में महसूस की जा रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति, दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता और साथ ही तमाम चीजों को होते हुए उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा करना बेहद जरूरी हो जाता है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृत्व दिवस, मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि तमाम ऐसे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत अब भी है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी सोचों को मारना होगा, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी। ऐसे तमाम विषय हैं जो लगातार आज भी हमें ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हमने मनाया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान भी जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ अंशु गुप्ता जी हैं, जो कि समाज सेविका हैं और महिलाओं को लेकर वो तमाम पहलुओं पर विशेष कार्य भी करती है। किस तरीके से महिलाओं का उत्थान हो रहा है और साथ ही समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। तो सबसे पहले अंशु जी, यही सवाल मेरा, जिस प्रकार से हमारा आज का विषय है कि महिलाएं सुरक्षित कितनी हैं, क्योंकि दावे तो जरूर किए जाते हैं लेकिन समाज में जो हकीकत है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की समानता और असमानता को लेकर, और साथ ही तमाम जो परिदृश्य नजर आते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। आप तमाम महिलाओं को आपने देखा होगा जब एक दिन के लिए उनको विशेष तौर पर सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्या एक दिन में महिला का सम्मान किया जाना और तमाम दिनों में उस तरीके से अपराध की प्रवृत्ति को जन्म देना और समाज की जो विकृतियां हैं उसके विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपके प्रश्न में ही उत्तर पूरा का पूरा है, क्योंकि एक दिन के महिला दिवस मनाने से, मातृत्व दिवस मनाने से क्या महिलाओं के प्रति आदर, सम्मान, इन सभी की इतिश्री हो जाती है। विशेष बात यह है कि अभी भी ये बहुत गंभीर और प्रश्नीय और चिंतनीय विषय है कि हम जब महिला दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब अभी हम कमज़ोर हैं। हमको अप्रिशिएट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ही ये दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें महिलाओं को विशेष तौर पर उनकी सुरक्षा को बहुत सुनिश्चित करे, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तभी महिलाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगी। निर्भय होकर वातावरण में वो निश्चिंत होकर जिएंगी, क्योंकि अगर डरा हुआ मन है तो वो कैसे विकास की ओर बढ़ेगा। उसको ये भय रहेगा कि मैं अगर बाहर जाती हूँ तो हो सकता है मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए। मेरी सुरक्षा का जिम्मेदारी और दायित्व किसके ऊपर है? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम महिलाएं हम देश की आधी आबादी हैं, जब वो आधी आबादी की सुनिश्चितता, सुरक्षा की सुनिश्चितता सरकार के पूरे क्रियाकलापों में फेल्योर दिख रही है, क्योंकि जो एनसीआरबी के आंकड़ों की बात आप कर रही हैं वो आंकड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे साथ हो रहे मतलब दुष्कर्म, कुकृत्य, जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो घरेलू हिंसाएं हो, चाहे सामाजिक तौर पर प्रताड़ना हो, हमारे साथ रेप केसेस हो रहे हो छोटी बच्चियों के साथ, चाहे अधेड़ उम्र की महिला के साथ, वो सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को, मैं तो कहूँगी ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चितता अब कब होगी, मतलब किस समय होगी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो बेहद गंभीर है अंशु जी, क्योंकि लगातार हम ये बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। सरकार तमाम दावे जरूर करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम तमाम अभियान चला रहे हैं, कई तरीके के एप्स लॉन्च किए गए हैं, महिला हेल्प डेस्क की भी शुरुआत की गई है, टेलीफोन नंबर भी महिलाओं को दिए गए हैं कि आप एक कॉल के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन क्या ये तमाम जो दावे हैं वो वाकई हकीकत में आपको नजर आते हैं? जमीनी हकीकत कितनी आपको नजर आती है इसमें? नहीं, जमीनी हकीकत तो आंकड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना। अभी भी देखिए, हम अभी 5-6 दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया कि 42 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे महिला थानों को हम खोलेंगे। तो भाई अब 15, मतलब आपके 3 टर्नओवर हो गए, तब आपने क्यों नहीं सोचा? अब 15 साल के बाद अब आप जागृत हो रहे हैं और उस पर आप कह रहे हैं कि हम 42 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे महिला थाने खोलेंगे। तो यही चिंतनीय विषय है कि भाई अब आप जागृत हुए कि हमको महिला सुरक्षा पर काम करना है। अब फिर उस पर भी ठीक है कि चलिए जागृत दे रहा है, सवेर मतलब दुरुस्त है, पर उस पर फिर ये बात है कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्या वो थानों में प्रॉपर हमारी सुनवाई होगी? क्योंकि जो विशेष थाने हम महिलाओं के लिए खुले हैं वहीं हमारी रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही हैं। महिलाओं को कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि वो अपनी बात कहने जाती हैं पर वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। तो इन सब की मॉनिटरिंग कौन करेगा? किस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि महिला के प्रति हो रहे अपराध में बढ़ोतरी हो रही है? तो फिर ये शोध का विषय होना चाहिए कि किस मानसिकता के साथ, किस एनवायरमेंट में, किस तरह के लोगों को, कैसे भी ये सारी जो बातें हो रही हैं, तो ये शोध क्यों नहीं होता? क्यों नहीं गंभीरता से पुलिस प्रशासन इस पर काम कर रहा है कि अगर निरंतर ऐसी दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं तो कारण ऐसे क्या है? तो उन मूल कारणों तक जाना चाहिए, वहां शोध होना चाहिए। सिर्फ घोषणाएं और ये सारी चीजें करते हुए हम सिर्फ एक झंडा लेके कह दें कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मतलब वो व्यवहारिक तौर पे बिल्कुल जायज नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा तो आपको बहुत गंभीरता से करनी ही होगी, नहीं तो समाज का जो परिदृश्य होगा, अभी तो महिलाएं फिर भी हो रहे अत्याचारों को सहन कर रही हैं, पर सुनीता जी बहुत गंभीर बात आएगी कि उनमें अगर अविश्वास आ गया कि मेरे लिए कोई नहीं है, तो वो खुद रिवेंजिंग एटीट्यूड में आएगी, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंसेस बढ़ेंगे, फिर समाज का परिदृश्य क्या होगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही वजह है कि जब समाज में असमानता की भावना नजर आती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा, और 50% जो आबादी है वो महिला प्रजाति है, महिलाओं की है, और कहीं ना कहीं वही सुरक्षित नहीं है। उनके सम्मान की बात की जाए, समान अधिकारों की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर महिलाएं आज भी जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ती नजर आ रही है। अंशु जी, आप क्योंकि लगातार महिलाओं के संपर्क में रहती हैं, स्वयं आप एनजीओ चलाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, इस पूरे समाज में अगर हम देखें, पूरे देश के परिदृश्य की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हैं। ग्रामीण अगर अंचल में हम जाते हैं तो वहां पर भी महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या फिर उनकी साक्षरता को लेकर, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी उनको अधिकार वो नहीं दिए जाते जो अब मिलने चाहिए, क्योंकि हम 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिला सुरक्षा को जब भी इस तरह मतलब एक फौरी तौर पे लिया जाएगा तो हमारा सिर्फ सरकार, प्रशासन या समाज सिर्फ हमारा उपहास उड़ाने के लिए कर रही है, क्योंकि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो और ये समग्रता से होना चाहिए। सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज की, सारे समाज के स्तंभों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्क प्लेस है तो वहाँ महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप अनैतिक उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करें। अगर रास्ते में रात बिरात अपने किसी भी कार्य से महिला घर से बाहर निकलती तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरेज जो हमारे पूरी तरह से प्रशासन का एक फेल्योर सेगमेंट है। बातें तो बहुत होती है, टैक्सेशन भी सरकार बहुत लेती है, पर फिर हमारी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा? ग्रामीण अंचलों की मैं बात कहूँ कि ग्रामीण अंचलों में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। शहर में फिर भी आवाज उठा लेती है महिलाएं, हिम्मत करके आगे बढ़ के थानों तक जाती हैं। ग्रामीण अंचल में तो ये है कि वो घर में ही दबी कुची रह जाती हैं। पता चला कि वो बाहर जाती हैं तो उनको कौवे नोचेंगे, घर में गिद्ध खाएंगे, चूहे खाएंगे। तो मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि घर में ही चाचा, नानी, नाना, दादा, मौसा, इनसे डर है। बाहर जाएंगे तो बाहर के पुरुषों से डर है, तो महिला जाए तो जाए कहाँ? तो उसके लिए सरकार को जो उनके नियम, हाँ ये एक बात और मैं सुनीता जी बोलना चाहूंगी, हमारे लिए बहुत सारे कानून बन गए, उनमें अमेंडमेंट हो गए, बहुत सारे लॉ बुक में हमारे फेवर में बहुत से कानून आ गए। अंशु जी, कानून का आपने जिक्र किया तो हमारे साथ एडवोकेट जुड़ रही हैं, वीणा गौतम जी हैं। वीणा जी से ही चर्चा करेंगे। वीणा जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। जी वीणा जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ।
जी वीणा जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला सुरक्षा, दावे और हकीकत, क्योंकि लगातार दावे किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि महिलाओं को सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिशें भी कर रही है, तमाम तरीके के एक्ट्स, कानूनों में बदलाव, संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते क्या कहेंगी, क्योंकि तमाम केसेस आप देखती हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उनके साथ जो लगातार अपराध हो रहे हो, चाहे वो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला, किसी को भी बख्शा नहीं जाता। समाज की जो स्थिति है, जो परिदृश्य है, उसके लिए आपकी क्या सोच? पहले न्यूज वर्ल्ड को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस वक्तव्य में शामिल करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही सबसे ज्यादा जैसे एक सामान्य जो घटना होती है या तो पेपर के माध्यम से पता चलती है या अदालतों में जो लोग परेशान हैं वो आते हैं जी। तो सबसे बड़ा जो बदलाव मैं चाहती हूँ एज ए महिला भी और एज ए एडवोकेट और यहाँ जो देखती हूँ वो फर्स्टली जब भी कोई महिला शिकायत करती है तो उनके लिए अलग से महिला प्रतिनिधि शिकायत सुनने के लिए होना चाहिए। आप जब भी थाने देखेंगे तो सब अपराधियों से भरे होते हैं और अपराधी ही लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए कोई महिला पेशार के लिए गई है या कोई भी गई है किसी और घरेलू हिंसा से रिलेटेड शिकायत के लिए या पति के लिए या कुछ, तो वो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है, वो पारिवारिक झगड़ा होता है और उसको बहुत बड़ा रूप देने के बजाय उसको इन शॉर्ट करके पक्षों को समझा के उनको सिचुएट करना पड़ता है। तो वो सब ना करके थाने में उसको उसी कैटेगरी में किया जाता है हैंडल जैसे कि किसी अपराध को। और चूंकि महिला अकेली रहती है ससुराल में, जो बाकी ससुराल वाले जो भी रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वाले, तो वो इसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो शुरू से ही उनसे डिफरेंस रहते हैं, उनका मायका दूर है, वो इकोनॉमिक इतना सपोर्ट नहीं है रह पाते कि वो अपना खुद खर्चा वहन करके और न्याय की लड़ाई लड़ सकें। तो जब थाने और कचहरी तक की बात आती है और उनके रहने तक की बात आती है, सब में वो अक्षम रहती हैं क्योंकि कई चीजों में पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि एक सक्षम प्राधिकरण नहीं है कि महिलाओं के लिए जो बोला जाता है महिला आयोग है या मानव अधिकार आयोग है, उनको इतना बिल्कुल बनाया गया है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। बस अब आप उसमें दे दीजिए और उसका इतना लॉन्ग टर्म, मतलब एक त्वरित न्याय जैसे होना चाहिए कि आपको सुना जाए, आपको समझा जाए और आपको बोला जाए। वीणा जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि न्याय त्वरित मिलना चाहिए और न्याय इस प्रकार से मिलना चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ हो, क्योंकि आप जिस प्रकार से अंशु जी हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप भी लगातार ये देख रही हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध की प्रवृत्तियां हैं वो और ज्यादा बढ़ रही है। जितना ज्यादा समाज में स्थितियां सुधरनी चाहिए उतनी ही स्थितियां विकराल हो रही है। भले हम 2021 में प्रवेश कर गए हैं लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उसी प्रकार से बनी हुई है। आप बता रहे हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, अगर कोई केस होता है तो ये कोशिश की जाती है कि बात सामने निकल कर ना आए। हालांकि आप जिस प्रकार से मीडिया या फिर तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से केसेस पता चल रहे हैं, लेकिन पहले की स्थितियां इस प्रकार से रही कि महिला मुंह नहीं खोल पाती थी। आप भी ये तमाम केसेस देखती होंगी, क्या लगता है तमाम जो कानून बनाए गए हैं या उनमें संशोधन किया जा रहा है, क्यों नहीं आखिर इंप्लीमेंट इस तरीके से किया जाता कि ताकि जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें खौफ और डर हो? इसमें एक बहुत मेजर कारण ये एविडेंस का, जो कोर्ट में जो भी चीज आती है या जो भी थाना स्तर पे जो भी, तो उसमें आप अपराध जहाँ पर हुआ है आप वहाँ पर एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, आप गवाह कैसे कलेक्ट करेंगे, है ना। जब आपको गवाह ही नहीं मिलने वाला है तो आपके लिए यहाँ पर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पुलिस का तो आजकल ज्यादातर यही है कि पैसे लेके या किसी और इंफ्लुएंस से वर्क करती है। पहले ही तौर पे महिला को यदि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है या उनके साथ वो हुआ है घरेलू हिंसा हुई है, पहले ही बोल दिया जाता है कि वो अच्छी नहीं है, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो ऐसे रहती नहीं है, एक एग्जिबिशन बना दिया जाता है। अरे आजकल की महिलाओं को तो जरा सा बोलो और वो बाहर निकल आती हैं। तो ये चीज में उनके प्रति दोहरा मापदंड हो जाता है। एक तो उनको न्याय स्तर पे भी अपने आप को प्रूव करना है जब तक सही ना हो जाए, और दूसरा सामाजिक स्तर पे भी उनको बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जब आपके पास जहाँ भी इंसिडेंट हुआ है, आप सभी न्याय मिलेगा ना आपको, जब आप वहाँ पर सक्षम जगह पर पहुँचकर आप अपनी बात तो रख लेंगे, लेकिन क्या उसको सपोर्ट करने के लिए जो न्याय व्यवस्था बनाया गया है,
कि आपके साथ यदि मारपीट हुई है, छेड़छाड़ हुई है, तो आप एविडेंस दीजिए कि भाई ये चीज है। मान लीजिए घर में हुआ है, पति देवर द्वारा हुआ है या ससुर द्वारा हुआ है या आपके साथ और भी मारपीट होती रही, तो आप कमरे के अंदर, यदि आप इतने सक्षम नहीं है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाओ, अदर तो आप क्या करेंगे। अब मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं भी एक विक्टिम रही हूँ एक केस में, जिसमें हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम कैटेगरी के थे, उनसे मेरा वो हुआ थोड़ा बहुत झगड़ा। मैंने जब कंप्लेन की तो ऐशबाग थाना भोपाल ने मेरे ऊपर ही जिला बदर अपराधी का केस लगा दिया 110 का, जबकि मैं 2002 से 20 साल से एडवोकेसी वर्क में, मेरे हस्बैंड भी जॉब में। तो अब जब मैं एक एडवोकेट होके, उन्होंने 2 से 3 FIR झूठी करवाई, तो आप जब एडवोकेट होके आप इतना नहीं कर पा रहे हैं कि आप जैसे भाई, मैंने सब जगह DIG IG अपना जहांगीराबाद CSP, और उन लोगों ने पूरा हमारे घर की निगरानी की, क्योंकि मेरा मस्जिद के पीछे है मेरा घर और मेरे फादर लॉ 40 साल से रह रहे हैं, तो उन लोगों का ये दबाव था कि घर खाली कीजिए आप हमारी कम्युनिटी के लिए। तो जब हम एडवोकेट होके उसको उन्होंने शपथ पूर्वक CI साहब ने, मेरे पास एविडेंस है कि CI साहब लगा के शपथ पूर्वक कहा कि मैं आदर्शन अपराधी। तो जब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इतना नहीं कर बिल्कुल वीणा जी, जिस प्रकार से आप जो बता रही हैं, जो घटनाक्रम आप बता रही हैं, कहीं ना कहीं एक एडवोकेट होने के नाते, एक सशक्त महिला होने के बावजूद अगर इस प्रकार की परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ रही है, आपका तो न्याय का तो कुछ। अब हम चूंकि एडवोकेट हैं, हमने लगाया और सारा हम उसके ऊपर डिफेंस ले रहे हैं, लेकिन इसका क्या, आप रेट लगाइए, जाइए आप हाईकोर्ट जाइए, हर चीज का इतना लेंगे, आप बच्चे देखेंगे, आप परिवार देखेंगे, आप क्या करेंगे। तो इकोनॉमिक रूप से भी अपना और सोशल रूप से भी आप बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि आप कैसे इसको सरवाइव करेंगे। तो इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं महिला का, मेरे को लगता है, होना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही सुनता है और वो एक तरफा ही निर्णय लेते हैं कि फलाने ने ऐसा बोला, हाँ ठीक ही होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा निकल के आ रही है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं का अलग से सेल या जो गौरवी बोलते हैं या ये जो ऊर्जा बना हुआ है, उन लोग सुनते ही नहीं है शिकायत। और 109 जो बना है चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह, वो लोग उसमें स्तर पे काम नहीं कर पाते हैं जिसमें करना चाहिए। बिल्कुल वीणा जी, जिस प्रकार तमाम ये बातें हैं, कहीं ना कहीं एडवोकेट होने के नाते आप नजदीक से इन चीजों को देख रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और भी आपसे चर्चा करेंगे। अंशु जी, तमाम इस बातचीत पे हम ये कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि एक सशक्त महिला भी कहीं ना कहीं कुछ पहलुओं पर, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर अपने आप को कमजोर महसूस करती है। लगातार आप भी NGO में काम करती हैं, कई महिलाएं आप तक भी पहुंचती होंगी जो इस प्रकार से प्रताड़ना को झेल रही है या वो अपने लिए अपने हक की आवाज नहीं उठा पा रही है। किस तरीके से सामाजिक परिदृश्य को बदला जाए, किस तरीके से महिलाएं और अधिक सशक्त हो पाए ताकि वो अपने कानूनों को भी समझ पाए, क्योंकि महिलाओं के लिए कानून तो बनाए गए हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो या फिर चाहे वो जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो, तमाम ऐसे कानून को बनाया गया है, लेकिन महिलाओं को ये पता नहीं होता उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए। देखिए सुनीता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि जिस चीज से हम जूझ रहे हैं वो चीज यहाँ आज निकल के आई जी। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी भ्रष्ट तंत्र व्यवस्था को दोषी मानूंगी, क्योंकि अगर किसी महिला की इज्जत के साथ तार होता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डौरी का केस होता है, किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है, तो वैसे ही वो टूटी हुई है, उसका मन वैसे ही व्यथित है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो महिला टूट चुकी होती है। जब अपनी हिम्मत करके, मतलब बहुत सी, मैं तो 70% मैं काम जितना डेफ्ट के साथ कर रही हूँ महिलाओं के साथ, तो मुझे ये समझ में आता है कि 70% तो महिलाएं आवाज ही नहीं उठाती हैं। 2 दिन में महिला फुसला के घर वालों ने भी मारपीट की, उनके साथ हिंसा की, फिर सारी तरफ से प्रेशर आ जाता है, फिर ये महिला को लगता है कि अब मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, क्योंकि मेरे पास तो छत भी नहीं है बाहर, वो क्योंकि खुद ही आर्थिक रूप से कमजोर है। तो इन सारी चीजों का 1-2 चीजों पे मैं बहुत जोर दे के महिलाओं को अवेयर करती हूँ। एक तो आपको अपने प्रति हो रहे अपराध, अपने प्रति हो रहे अन्याय के लिए बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ आपको आवाज उठानी है, आपको बिल्कुल फ्रंट पे आके इस चीज के लिए लड़ना है, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता भी आपकी आवाज अगर उठाते हैं और आप ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि अधिकतर केसों में ये होता है
कि महिला खुद कमजोर होकर कॉम्प्रोमाइज करके सोचती मेरे बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं अंशु जी, वही वीणा जी भी कह रही हैं कि जब महिला हक की आवाज उठाती है तो कहीं ना कहीं उनके ही अपने, चाहे वो उनके पति हो या फिर आसपास के रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से अगर आप आवाज उठाएंगी तो आपका ही चरित्र जो है उसको उछाला जाएगा। तमाम ऐसी चीजें जिससे महिला जो अपनी आवाज को है वो उठा नहीं पाती। तो सुनीता जी, यही मैं कह रही हूँ कि कमजोर फैक्टर क्या है, उसकी आर्थिक मजबूती ना होना, क्योंकि वो कमा नहीं रही है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई छत नहीं है, कोई उसके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है कि रात को अगर वो घर से, पति ने बोला 2 बजे की चलो निकल जाओ तुम हमारे घर से, तो वो जाएगी कहाँ। तो यही बहुत गंभीर चीज है कि महिलाओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मजबूती से काम करना होगा कि मेरी बेटी को अगर है तो उसको पूरी चीजों की ऊंच नीच क्या होती है समाज में, किस तरह परिवार में हम रहे, अगर विपदा काल हम पे आ जाए तो कैसे हम आवाज उठाएं, कहाँ किसकी मदद लें। तो ये हम महिलाओं को ही अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा मतलब सुरक्षित वातावरण के लिए आवाज उठानी होगी और एक दूसरे को अवेयर भी करना होगा। साथ ही जैसे वीणा जी भी कह रही थी कि हमारी जो तंत्र व्यवस्था मैडम इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि आप ऐसे बहुत सारे संस्थाओं के पास जाएं जो कनेक्टेड है प्रशासन से, सुनते ही नहीं महिलाओं की। अब जब महिला की सुनी नहीं रहे तो वो जाएगी कहाँ जाएगी, फिर उसको लाचार होके उन्हीं राक्षसों के बीच में आना पड़ता है जहां उसकी इज्जत तार तार हुई होती है, जहां उसकी मानसिक और शारीरिक चीजों पर चोट हुई रहती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करती है, फिर अगले बार फिर लज्जित होने के लिए फिर जीने लगती है। तो ये सारी चीज विडंबना है। इसके लिए सरकार को बहुत प्रॉपर मॉनिटरिंग, नॉन वाइज्ड होकर, मतलब हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर तंत्र व्यवस्था सही नहीं है तो फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप इतनी मोटी मोटी जो रकम ले रहे हैं या जो इतनी सैलरी ले रहे हैं, इसका फायदा क्या। इन अधिकारियों के ऊपर प्रश्न होना चाहिए कि इतने सारे केसेस आ कैसे रहे। लॉ हमारे साथ है, प्रशासन बड़े बड़े वादे कर रही है कि आपकी सुरक्षा के लिए ये अभियान चल रहा है, आप देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है हमारी सुरक्षा के लिए, फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हमारी बच्चियां फिर भी वैसे ही प्रताड़ित हो रही हैं, हमारी महिलाएं घरों में पिट रही हैं, हमारी बुजुर्गों की सुरक्षा नहीं है, हम रात को किसी भी पहर में सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर जा रहे हैं तो वहां सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंशु जी तमाम जो बातें हैं घूम फिर कर महिलाओं पर ही लाद दिया जाता है कि आपके जो वस्त्र है वो ठीक नहीं है, आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम एप्स बनाए आप, लेकिन हेल्प डेस्क बनाए, लेकिन किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंट हो। वीणा जी हमारे साथ जुड़ी। वीणा जी, संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। क्या लगता है जब महिलाएं पहुंचती हैं वहां पर, या तमाम जो कानून बनाए गए हैं, क्योंकि कानून बनाए इसलिए गए हैं कि सुरक्षा हो सके और उनका सही तरीके से पालन हो सके, क्या व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से अगर वहां पर पहुंचती है आपके पास, एडवोकेट के पास, किस तरीके से कानून की जानकारी आप उनको देती हैं ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस कर पाए कानून के लिहाज से। वीणा जी, मेरे हिसाब से अभी जितना बोला गया कि कानून बनाए गए, महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए, जैसे इम्प्लीमेंटेशन तो मैडम मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास तो दिन रात आप लोग डिबेट कर रहे हैं और आप लोग टेक्निकली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी बहुत सारे डिबेट्स में भाग ले चुकी हूँ, सिर्फ डिबेट करके खत्म। यदि आप एक कैमरा लगाते हैं सिर्फ महिला थाना, अजीता नायर मैडम जो है टीआई साहब, आप सिर्फ उनके वहीं जाएंगे और आप सिर्फ अपना कपड़ा व्हाइट कीजिए और आप बोलिए कि मेरे पति ने मुझे मार मार के, और आप थोड़ा चोट दिखाइए, उसके बाद आपके पति यदि कहीं से पुलिस वाले से फोन लगवा दें कि भाई आपके साथ तो ये जो महिला है झूठ बोल रही है, वो बिना किसी एविडेंस के उसको गलत बता दिया जाएगा और उसके बाद जो गाली गलौज शुरू होती है आप वहां तक तो छोड़ ही दीजिए, आप कोर्ट आएंगे, आप ये करेंगे, वो थाने तक में आपकी शिकायत लिखी जाती है, वो भी महिला थाना। आप 1090 डायल करके देखिए जरा और आप बोले यहाँ पर मेरे साथ ये घटना हो रही है, वो बोल देंगे पारसी पुलिस थाने में चले जाइए। पुलिस आप थाने पे गए, बोलेंगे अरे कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ चला गया, क्या तुम क्या कर रही थी, 17 कुछ। और यदि आपने गाड़ी नंबर ये वो बता दिया कि इससे मिस्ड कॉल आ रहे हैं, इससे प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारे पर हमला हो सकता है, तो वो ये बोलेंगे ठीक है लगवा दीजिए, यदि कुछ घटना होती है तो बताइए। तो पूरा सामाजिक व्यवस्था इस हिसाब से बनी हुई है, पहले घटना हो जाने दो, आपके साथ छेड़छाड़ हो जाने दो, आपके साथ ये हो जाने दो, फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो लड़की वॉक पे जा रही, अभी एक रिसेंट घटना थी, वो बेचारी गिर गई और उसके बाद ना तो पुलिस ने सुना ना तो थाने ने सुना, उसके बाद 2 बार उसकी SIT बनी और अभी जो मैडम है कुंसारिया मैडम वो बनी, तो सारा कुछ
4 या 5 दिन बिल्कुल वीणा जी, जिस प्रकार से आपने तमाम जो जिक्र किया है, कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है कानून की, यही जो वजह है। जी। पुरुषवादी ही है सब जो बैठे हैं, वो डिसीजन उनके लिए सिर्फ फाइल होती है। शिकायतकर्ता सिर्फ एक महिला नहीं होती है, एक कमजोर व्यक्ति होती है। बिल्कुल, आप पुरुष रहते हैं, उनके साथ 10-10, 5-5 लोग जाते हैं। महिलाओं को बोलते तुम अकेले चले आए, तुम अकेले चले आए, तो तुम्हारे तक कोई नहीं, मायके वालों को नहीं बुलाया। कौन जी। आज के जमाने में इतनी जल्दी उठ के खड़ा होता है, तो वो तो। और महिला से यहाँ पर भी है, माने कि आपसे एक महिला लीगल हेल्प में देखेंगे आप, तो बोल देते ये भरो वो भरो, आपको देंगे, सहायता देंगे, करवाएंगे, धीरे कोई बस होना है तो ऊपर से सिर्फ घुमाते रहते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वीणा जी थोड़े समय की कमी है और तमाम जो बातचीत आपने की, इससे साफ तौर पर यही स्पष्ट होता है कि तमाम बातों के बावजूद जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले। अंशु जी, आपने बहुत अच्छी बातें जो है वो साझा की और कहीं ना कहीं यही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तमाम दावों के बीच हकीकत जो है बिल्कुल जुदा है और यही वजह है कि समाज में महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं रही बल्कि और ज्यादा निकृष्ट हो रही है। और इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो अपराध के मामले में 5वें नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अंशु जी, वीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर भी मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के बारे में सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने होंगे, जो कि सार्थक प्रयास हो, तभी हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधर पाएगी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।